हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों का स्टूडेंट जेई क्लासेस मेरठ परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारी स्टूडेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आई होपली आज आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्टूडेंट पेपर है और आज हम स्टडी कराने जा रहे हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। किसके? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दें, फिर अपनी क्लास को जल्द से जल्दी स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साथ काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज सॉरी फॉर रीड द कमेंट, आज मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आज आपका एग्जाम है और मोस्टली आपको तैयारी भी करनी होगी। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण की परिभाषा दीजिए एवं उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण के उद्देश्य को लिखिए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप आपने मैराथन क्लासेस और मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की क्लासेस आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी, उसको समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ये नहीं कि मतलब सभी जो हमने टॉपिक को क्लियर करा हुआ है अपने मैराथन क्लासेस में और स्टूडेंट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चनों को डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है। तो आई होप आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, केवल यहाँ पे मैं इवेल्युएट करा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। देखो, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी हमारा रॉ मटेरियल आप लोग ने देखा होगा, या रॉ मटेरियल है, कोई हमारा अर्ध मटेरियल है, उसको मशीनों के द्वारा या हाथों के द्वारा एक उत्पादन करना। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार अच्छी क्वालिटी के द्वारा उसका उत्पादन, उसको बनाना, निर्माण करना, वो ही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? हमारा उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्पादन नियोजन, उसकी प्लानिंग करना और उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये नहीं कि हम कुछ भी चीज उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करने के बाद वो जिस क्वालिटी का हमको चाहिए उसका नहीं बन पा रहा है तो वो उत्पादन हमारा नहीं कहलाता है। उत्पादन वही कहलाता है जो हमको आवश्यकता के अनुसार, जिस क्वालिटी में मुझको अपना प्रोडक्शन चाहिए, जिस डायमेंशन के अकॉर्डिंग मुझको प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग बन जाता है तो वो मेरा उत्पादन कहलाएगा। अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोई मटेरियल बना दीजिए, अगर वो मेरे सूटेबल के नहीं है, अगर वो मेरी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, वो मेरा प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप समझ लेना कि हम रॉ मटेरियल या अर्ध मटेरियल के द्वारा, अर्ध मटेरियल को मशीनों या हाथों के द्वारा, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार अच्छी क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में हम चाहते हैं उस क्वालिटी में बन जाना, वही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? हमारा प्रोडक्शन कहलाता है, वही हमारा उत्पादन कहलाता है। इसके बारे में हमने डिस्कस करके बता रखा था कि किस किस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, उसका कंट्रोलिंग क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब जैसे कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, प्लानिंग का मतलब किस तरीके से हम उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, बाइक के क्या हमको वहां पे स्टूडेंट किस किस की मेन पावर की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, कोई भी हमारा इनपुट चीज है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो इनपुट चीजें हमारी कौन कौन सी होगी स्टूडेंट, देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट चीजों के बारे में कि यहाँ पे हमारी इनपुट चीजें जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, हम बात करते हूं क्योंकि इस वाले सबसे मैं यहाँ पे दोबारा आपको डिटेल में आपको बता देता हूं कि हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है हमारा थ्योरिकल सब्जेक्ट है। थ्योरिकल सब्जेक्ट में इसमें डायग्राम, आपको फ्लो चार्ट जो होने होंगे वो स्टूडेंट बनाकर आने होंगे हमेशा। अभी मैं कह रहा हूं अभी पेपर के लिए आपके अभी टाइम है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन के हमारे फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम को अच्छे से बनाना, उन्हीं को याद रखना, उसी से आप क्या करना, उसको डेफिनेशन को लिख कर आना है। ठीक है, मैंने 1000 बार आपको बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो डायग्राम बनाना कंपलसरी हमारा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको अच्छे नंबर मिल पाते हैं। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में सारा समय अपने अच्छे क्वेश्चन पे करने पर दे देते हो, लेकिन बाकी में जो आपका टाइम मिनिमाइज रह जाता है, कम बच जाता है, उसमें आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, हर क्वेश्चन को समय के अनुसार उसके ऊपर टाइम देना है। ठीक है, ज्यादा टाइम मत देना, समय के अनुसार। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने 2 पेज में भर दिया, दूसरा क्वेश्चन आपने 1 पेज में भरा, तीसरा क्वेश्चन आधे पेज में भरा, तो चौथा क्वेश्चन आपने केवल 2 लाइन में छोड़ दिया। तो इस तरीके से नहीं होने वाला। हर क्वेश्चन के अपने अपने नंबर होते हैं, हर क्वेश्चन को उतना अनुसार करके है ना जितने का उसका नंबर होता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आपको 2 पेज लिख कर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1.5 पेज आप लिख कर आ सकते हो, 5 नंबर आपको कंफर्मली मिल जाएंगे। इतना ज्यादा यहाँ पे लेंथी नहीं पूछा जाता। ठीक है, 1 पेज या 1.5 पेज भर के आना है केवल। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन नियोजन और नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है, इसका पर्पस हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहां पे बात करेंगे
की बात करेंगे, हमको इसको किस तरीके से इसका फ्लो डायग्राम चार्ट बनाकर आना होगा ठीक है। तो वो सबसे पहला हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी सिस्टम को इनपुट देता हूं तो कोई भी मशीन है, उस मशीन को इनपुट में क्या दूंगा, ठीक है। जैसे आप लोग देख पाते होंगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा इनपुट डिवाइस होती है और हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस मतलब हम कीबोर्ड के द्वारा कोई भी लिखते हैं और वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू उसको रैंडमली करके हमको मॉनिटर के थ्रू हमको आउटपुट दे देता है। तो इसी तरीके से हमारी मशीन होती है। मशीन में कोई भी प्रोडक्शन करना होता है तो प्रोडक्शन करने के लिए हम उसको इनपुट क्या क्या देना पाते हैं। तो इनपुट चीजें हमारी क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट हमारा मैन पावर। मैन पावर का मतलब क्या होता है, आदमियों की जो श्रमिक होते हैं, मैन पावर हमारा होना चाहिए। दैट इज द मटेरियल, हमारा होना चाहिए पदार्थ, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट, पदार्थ के नाम से इसको जानेंगे। बात करेंगे मशीन, बिगर मशीन के हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने पाने का है। हमारे चाहेंगे टूल, बिगर टूल के हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने का है, ठीक है। एनर्जी चाहिए हमको, उसके लिए कितनी पावर सोर्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी। और दूसरा हम कह सकते हैं उसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। अगर हम किसी भी मशीन को चलाने के लिए कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कोई भी प्रोडक्शन को नहीं कर पाएंगे। दिस इज द इनपुट सोर्सेज, दिस इज द इनपुट सोर्सेज। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद करेंगे कन्वर्जन प्रोसेसिंग के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, कन्वर्जन प्रोसेसिंग। कन्वर्जन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जन प्रोसेसिंग मतलब इनपुट मैंने दे दिया, मैन पावर जो अपनी दे दिया, मशीन के अंदर जो भी हमारा कन्वर्जन प्रोसेसिंग होगा। कहने का मतलब क्या है, कन्वर्जन प्रोसेसिंग का अंदर का जो भी हमारा प्रोडक्ट बनना है वो हमारा फेल है या अनफेल है, कह सकते हैं वो हमारा सही बना है नहीं बना है, अच्छी क्वालिटी का बना है नहीं बना है, वो सारा काम हमारा इसके अंतर्गत हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा। डायग्राम को या तो सर्कल के अंदर बनाकर आना है उसको, फिर या स्क्वायर के अंदर बनाकर आना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा क्या आता है, यहां से आउटपुट हमको निकल कर आता है। यहां पे क्या मिलता है स्टूडेंट, हमको आउटपुट हमको मिलता है। आउटपुट में हम स्टूडेंट यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या क्या निकल कर आएगा, बात करेंगे जो हमारा गुड्स होगी, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होगा, दैट इज द गुड्स एंड दैट इज द सर्विस। हमारी किस तरीके से हमारी सर्विस है वो हम हमारे जो होता है वो आउटपुट के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। देखो हमारा प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बनने के बाद वो अच्छा बना है कैसा बना है वो हम इसको आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उसको सर्विस देना भी बहुत हमारी प्रायोरिटी होता है। सर्विस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं और एक दूसरा बंदा है, मैं ऑर्डर करता हूं उस कंपनी को कि मुझको यहां पे 20 प्रोडक्ट मुझको सुबह 10 बजे चाहिए, कल सुबह 10 बजे चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट मुझे कल सुबह 10 बजे ना मिलकर 11 बजे 12 बजे मिल रहे हैं तो मैं उस प्रोजेक्ट को या फिर कह दूंगा उस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर दूंगा कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूं। तो वो प्रोडक्शन जो तुमने आपने किया वो सारा बेकार ही जाएगा। तो इसलिए यहां पे टाइमिंग और कह सकते हैं स्टूडेंट हमारा जो सर्विस होती है वो हमारी परफेक्टली होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के अंतर्गत हमारा आता है। किस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट को किस तरीके से उसको प्लानिंग करके उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि हम जब इंडस्ट्रीज में एक मशीन के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान जो जो कमियां आ रही हैं उन कमियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कमियां का मतलब क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे 10 मशीन चली है, 10 मशीन पे हमारे 10 आदमी चाहिए, लेकिन एक आदमी ने छुट्टी मार ली, एक मशीन हमारी खाली पड़ी है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना चाहिए, तो हमको 11 बंदे रखने चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुसार अगर किसी ने छुट्टी मार ली तो 11 बंदा वहां पे उस मशीन को चला सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो परेशानियां होती है कंपनी में उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम कंट्रोलिंग का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। प्रोडक्शन क्वालिटी अगर हमारी बढ़तर घटती जा रही है, कहने का मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट तो ठीक बन गया, दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा डिफ्रैक्शन आ रहा है, तीसरा प्रोडक्ट बेकार बनना है, चौथा प्रोडक्ट हमारा बेकार बनना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारा एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसके अनुसार हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर सकें और अपने प्रोडक्शन को अच्छे इफिशिएंसी की तरफ को लेकर जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं दोबारा मैं बता रहा हूं, कोई भी डायग्राम आता है थ्योरी का, थ्योरी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन होता है तो बेसिकली ट्राई करो कि वहां पे उसको स्टूडेंट अच्छे से डायग्राम बनाकर आओ। ये नहीं कि किताब में जो डायग्राम बनना है वो ही आपको बनाना आना चाहिए, अपने माइंड से सोच के आप वहां पे डायग्राम को बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस हमें रखता है। डायग्राम अगर जिसने बना दिया होता है तो समझ जाता है टीचर कि हाँ इसको नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करके आ सकते हैं। बात करेंगे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यहां पे हमारा क्या होगा, इन सबको क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफाइन करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है। एक एक लाइन में आपको यहां पे बता रहा हूं, माइंड में फिक्स कर लेना। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करना। मान लीजिए कि मैं कोई भी एक प्रोडक्शन है, मान लीजिए जैसे कि
कोई मॉडल है, जैसे राम मंदिर का एक मॉडल है, ठीक है, राम मंदिर का एक मॉडल है, केवल पहले हमने एक मॉडल को बनाया, ठीक है। तो कोई भी एक वस्तु, क्या किसी भी इंडस्ट्रीज में किसी भी एक मशीन पर एक बार में एक वस्तु बनाई जाती है, एक बार में एक प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, वो यूनिट प्रोडक्शन होता है। दूसरी बार मैं बनाऊंगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, तीसरी बार तीसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो एक बार में एक मशीन पर एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट प्रोडक्शन हमारा कहलाता है, ठीक है। पॉइंट समझ लेना। बैच प्रोडक्शन की मैं बात करूंगा तो बैच प्रोडक्शन हमारा क्या होता है कि एक ग्रुप में कोई भी प्रोडक्शन एक मशीन पर किया जा रहा है। मान लीजिए जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे सर्दियां हैं, सर्दियों के टाइम में पंखे फ्रिज वगैरह बंद है, उनका प्रोडक्शन बंद है, कहने का मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अभी हमको यूज नहीं है। तो ऐसी मशीनें या ऐसा प्रोडक्शन जो आवश्यकता के अनुसार या समय के अनुसार प्रोडक्शन किया जाता है, समय के अनुसार किसी भी प्रोडक्शन को किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इसमें बैच प्रोडक्शन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, 6 महीने तो मैंने फ्रिज कूलर पंखे बनाए और 6 महीने मैंने क्या बनाया, मान लीजिए हीटर बनाया या कुछ भी बनाया, तो कहने का मतलब समय के अनुसार कोई प्रोडक्शन होता है, ग्रुप में प्रोडक्शन होता है, वो हमारा बैच प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे मास प्रोडक्शन के बारे में, तो मास प्रोडक्शन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कि एक ऐसी मशीन जिस पर ना तो समय के अनुसार, और एक मशीन मतलब कोई भी एक मशीन ऐसी है जिस पर निरंतर एक ही प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए आपके चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ब्रेड हैं, ठीक है, बिस्किट हैं, डिफरेंट टाइप के, या क्या है आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, कभी बंद होने वाले नहीं है, ठीक है, डेली आप उसको खाते हो, डेली आप उसको यूज करते हो। तो एक मशीन हमारी प्रॉपर इस तरीके से होती है कि मान लीजिए वो हमारी क्या कर रही है, बिस्किट बना रही है, दूसरी मशीन पैकिंग कर रही है, तीसरी मशीन उसको डिलीवर कर रही है। तो वहां पे इंडिविजुअल एक एक मशीन होती है जिसका प्रॉपर एक ही काम होता है और कंटिन्यूअस वे में उसका क्या होता है, काम होता है। वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, मास प्रोडक्शन हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पे देना यूनिट का मतलब एक कि एक बार में एक मशीन पर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो हमारा यूनिट प्रोडक्शन कहलाता है। बैच प्रोडक्शन, एक ग्रुप में अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने के लिए मैंने कोई एक प्रोडक्ट को बनाया और दूसरे 6 महीने के लिए वहां पे मैंने दूसरे प्रोडक्ट को बनाया, वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बैच प्रोडक्शन कहलाएगा। बैच आप लोग देख पाते होंगे, ट्यूशन के बारे में बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ट्यूशन के बैच चलते हैं, तो 9 से 10 बजे एक बैच चल रहा है 6 क्लास का, 7 से 8 बजे दूसरा बैच चल रहा है 9वीं क्लास का। तो इस तरीके से बैच प्रोडक्शन मतलब समय के अनुसार डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन को उस मशीन पर हम कर सकते हैं, वो हमारा बैच प्रोडक्शन कहलाएगा। और मास प्रोडक्शन, एक ही मशीन पर हम एक ही साथ क्या कर रहे हैं, वहां पर स्टूडेंट एक ही प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं समय के निरंतर कंटिन्यूअस वे में, वो हमारा क्या कहलाएगा, मास प्रोडक्शन हमारा कहलाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हमारी पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में आपको स्टूडेंट ध्यान देना, ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। शेड्यूलिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, इनको रटने की जरूरत नहीं, इनको समझ जाना। शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल, आप लोग देख पाते होंगे कि मान लीजिए आपका जो स्कूल में टाइम टेबल बनता है कि इस टाइम से ये वाला पीरियड बनना है, इस टाइम से ये वाला पीरियड चलेगा, लेक्चर चलेगा, वो एक शेड्यूल बन जाता है। शेड्यूल कहने का मतलब आपकी दिनचर्या, ठीक है। सुबह को उठना, मतलब सुबह को उठना, फ्रेश होना, फिर ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना, स्कूल से आकर पढ़ना, खाना खाना, घूमने जाना, सो जाना, ये आप एक दिनचर्या, एक शेड्यूल है। उसी तरीके से हमारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, शेड्यूलिंग होता है कि किस दिन कौन सा प्रोडक्शन बनेगा, किस दिन कितने प्रोडक्ट बनेंगे, किस दिन कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक शेड्यूलिंग होना, वो हमारा इसके अंतर्गत आता होगा, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां पे डीपली में आपने सब लोगों ने पढ़ चुका होगा, ठीक है, बट लेकिन मैं एक रिवाइज करने की आपको एक हिंट दे रहा हूं कि एक हिंट से ही अपने क्वेश्चन को किस तरह लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किस समय हमको कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आपने दिन में 10 प्रोडक्ट बना दिए, 20 प्रोडक्ट बना दिए, आपने बना के अपना होल को भर दिया, अपने गोदाम को भर दिया, लेकिन वहां से वो बिक नहीं रहा है, वो खरीद नहीं रहा है, कोई भी वहां से उसको सेल नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना कोई भी प्रोडक्शन को करना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे टूल कंट्रोलिंग के बारे में, तो टूल कंट्रोल, इसका नाम से समझ चल रहा है, टूल का मतलब क्या, काटने वाले औजार, और कंट्रोल का मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो टूल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब हम मशीन में कोई भी प्रोडक्शन को किया जा रहा है, प्रोडक्शन करने के दौरान उसके अंदर जो भी हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, और वहां पे कहने मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी उत्पादन करने के लिए हमारी जो टूल की उपलब्धता होनी चाहिए, टूल की जो हमारी उपलब्धता, कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, जो हमको आवश्यकता है अपनी मशीन में टूल को लगाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टूल की हमको आवश्यकता है, उसका संपूर्ण नियोजन होना, उनका आवश्यकता के समय के साथ उनका आवश्यकता होना। कहने मतलब क्या है, भाई मशीन पे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और वहां पे आपको टूल ही नहीं है, मान लीजिए आप लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी काटने के लिए आपके पास आरी नहीं है, तो टूल, उसको लकड़ी को काटोगे कैसे। तो कहने का मतलब क्या है, अपने टूल की समय के अनुसार वहां पे उपलब्धता होना। अगर मान लीजिए एक टूल मेरा खराब हो जाता है, दूसरा टूल मेरा एडवांस में रखा होना चाहिए, जिससे कि हमारा मशीन प्रोडक्शन ना रुके। ये सब हमारे क्या होते हैं, टूल कंट्रोल के अंतर्गत हमारे आते हैं। एक एक लाइन में मैं आपको बना रहा हूं, एक एक लाइन में आप स्टूडेंट, पहली लाइन तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी
रटने से कुछ फायदा नहीं होता। थ्योरी को जो हमारे टॉपिक है, क्वेश्चन है, उनको क्लियरफाई करना वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने माइंड में इस तरीके से अपने पॉइंट को फिक्स कर लो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बात कर सकते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन के बारे में। गैंट चार्ट बनाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। गैंट चार्ट को मैंने अपने स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में अच्छी तरीके से वहां पे समझा रखा है। गैंट चार्ट हमारा क्या होता है, एक परियोजनाओं का शेड्यूलिंग टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है, कौन सा मेरा प्रोडक्शन कितने समय में कब तक मेरा चला, उसके बाद दूसरा कौन सा प्रोडक्शन कब चला, तीसरा कब चला, चौथा कब चला। तो वहां पे एक हम क्या कर रहे हैं, एक बार के द्वारा एक शेड्यूलिंग टाइम को वहां पे दर्शाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, गैंट चार्ट कहलाता है। और गैंट चार्ट को मैंने इजीली से डायग्राम के द्वारा आपको समझा रखा है किस तरीके से अपने गैंट चार्ट को रिप्रेजेंटेड करते हैं और किस लिए इसका उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है गैंट चार्ट। तो आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ब्रेक इवन विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ब्रेक इवन विश्लेषण एक पॉइंट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ब्रेक इवन विश्लेषण या कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट हमारा वह पॉइंट होता है कि इंडस्ट्रीज में ना तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कंपनी को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का बना है और मैंने उसको 100 रुपए का ही बेचा है, ना तो मुझको लाभ हुआ ना मुझको हानि हुई। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका डायग्राम आपको 100% बनाकर आना होगा, इसका भी डायग्राम आपको 100% बनाकर आना होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट डायग्राम की, तो ब्रेक इवन पॉइंट डायग्राम में आपको क्या करना है, केवल एक लाइन इस तरीके से खींचनी है और एक लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है और एक लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला एक जो पॉइंट मुझको मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ गया। ये मेरी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। क्या होती है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से इसको जानते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये कि मेरा जो यहां पे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, बिस्किट है, मान लीजिए 100 रुपए का मेरा बिस्कुट बना हुआ है लागत के अनुसार, उसके अनुसार मैं उसको अच्छे कहने मतलब 10 रुपए ज्यादा करके, 5 रुपए ज्यादा करके, 20 रुपए ज्यादा करके उसको बेचना मैं चाहता हूं, जिसके अनुसार मुझको क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे मेरे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। इसके नीचे अगर मेरा कोई भी कॉस्ट जाती है तो हमको क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है। इसके ऊपर जाता है तो हमको कंपनी को क्या होता है, इसमें हमारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये हमारी क्या कहलाता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, दिस इज द अगर मैं बात करूंगा यहां पर एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सेल, एक हमारी सेल होती है, एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट यहां पर कॉस्ट होती है। एक हमारी सेल होती है, एक हमारी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर स्टूडेंट ड्रॉ करके आप आ सकते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम अपना जो प्रोडक्शन होता है, प्लानिंग होता है, उसको यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल कॉस्ट होता है, सेल होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर मतलब टाइम और डेट इज द कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। इसको भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बता रखा है किस तरीके से इसको बनाकर आना होगा, किस तरीके से इसको कर आना होगा, वो आपके ऊपर स्टूडेंट क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको आपको डिफाइन करके बता रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है ब्रेक इवन पॉइंट गैंट चार्ट। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट इनको पढ़ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपको लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आता गैंट चार्ट है क्या, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस हमको नहीं पता। गैंट चार्ट, चार्ट का मतलब एक प्रदर्शित करना। भाई चार्ट का मतलब क्या होता है, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना कि हमारे इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रोडक्शन कब हो रहा है, कितने समय में खत्म हो रहा है, कौन से दिन में कब शुरू हो रहा है, कौन से दिन में कब खत्म हो रहा है, कितना समय इस प्रोडक्शन ने लिया, उनको एक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेड करना हमारा क्या कहलाता है, गैंट चार्ट हमारा कहलाता है। और गैंट चार्ट इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा हमारा क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया कि एक ऐसा पॉइंट होता है ना तो ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे लाभ होता है, ना ऑर्गेनाइजेशन को हमको हानि होती है। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर आना होगा और उसके अनुसार आप जो भी लाइन लिख सकते हो, 5-6 लाइन, वो अपने आप स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, निरीक्षण करना। आपने प्रोडक्शन को तो बना दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन सही बना है या गलत बना है, इसका निरीक्षण करना किसका, इंस्पेक्शन क्वालिटी का मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज में पहले मशीन ऑपरेटर का काम होता है, दूसरा हमारा इंस्पेक्शन का होता है, तीसरा मेंटेनेंस का होता है। मेंटेनेंस का काम क्या होगा अभी आगे आगे बता देंगे। इंस्पेक्शन का काम क्या होता है कि मान लीजिए मेरा मशीन पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट मेरे स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड हमारे जो साइज होते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, मान लीजिए स्केल, मान लीजिए मेरा ये मार्कर है और मार्कर मुझको 10 सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन मुझको 10 सेंटीमीटर का मिल रहा है, लेकिन मैं इसको जब नाप रहा हूं, उसको मेजर कर रहा हूं, मेजर करने के दौरान इसकी लंबाई मुझको 9
9.8 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 mm की वैल्यू मुझको कम मिल रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन में कमी आ रही है, मेरा जो क्वालिटी है इंस्पेक्शन वो वहां पे स्टूडेंट क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो उसको टेस्टिंग करना एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इंस्पेक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट का काम होता है, जो क्या करता है अपने प्रोडक्ट को उसकी इंस्पेक्शन करने का काम करता है। तो इंस्पेक्शन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड टूल होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं यहां पर स्टूडेंट इसको टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने स्टूडेंट आपको मैथन क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, डिटेल में उसको समझा रखा है, अच्छे से आपको यहां पे समझना है। तो निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करना, हिंदी में समझ जाना, निरीक्षण का मतलब जांच करना, उसकी टेस्टिंग करना, वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट कि इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे लिख सकते हो, मैं इतना समझ जाता हूं। ओके, गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, जिसको क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। भाई मान लीजिए क्वालिटी हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मार्केट में अगर मान लीजिए साबुन आती है, आपने देखा होगा नहाने वाले साबुन होते हैं, शॉप होती हैं, डिफरेंट कंपनी की हमारी मार्केट में साबुन अवेलेबल है, उनके कॉस्ट भी हमारे अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं साबुन ऐसे बना दूं कि वो मार्केट वाले उसको खरीदे ही नहीं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने इस तरीके की साबुन को बना दिया, ना तो मार्केट में बिक रही है, लेकिन मैंने उसकी कॉस्ट कम रख दी और क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी पंखा खरीदा और पंखा चलने के बाद 1 महीने बाद वो फूक गया, तो आप चाहोगे इस कंपनी का पंखा बिल्कुल भी मत लेना, हमारा तो फूक गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री ये कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसके कारण हमारे कस्टमर उसको खरीदें, और साथ के साथ उसका जो कॉस्ट होता है वो हमारी कम से कम हो, ठीक है। तो कस्टमर क्या चाहता है, भाई हम क्या चाहते हैं, मार्केट से जो भी चीजें ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, हमारी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे में और कम दामों में हमारी होनी चाहिए, वो हम क्या करते हैं वहां पे, इसलिए उसको ज्यादा परचेज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम केवल अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी को चेक करना नहीं होता, उसका क्वालिटी का मैनेजमेंट यह भी होता है कि मार्केट में किस तरीके की हमारे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आवश्यकता मतलब कस्टमर की क्या क्या आवश्यकताएं, उनको चेक करने के लिए, उनको एक लेवल बनाने के लिए, कहने मतलब उनकी टेस्टिंग करने, उनका परीक्षण करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट का भी हमारा काम होता है, जो क्या करता है अपने क्वालिटी अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक ले जा सकते हैं, उसकी अपनी मार्केट में उसकी कैसे उसकी आवश्यकता को बना सकते हैं, वो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए मेरी कोई बाइक है और बाइक मान लीजिए मतलब कोई भी बाइक है नॉर्मली वो चल रही है, लेकिन मैं उसके अंदर और ज्यादा फीचर को यूज कर दूं, भाई मोबाइल आप लोग देख पाते होंगे, मोबाइल में नए नए फीचर्स हमारे आते रहते हैं, मोबाइल तो मोबाइल ही है, काम उसका सुनना देखना और अपना गूगल चलाना होता है, लेकिन उसके अंदर और फीचर्स हमारे आ जाते हैं, कैमरा को अच्छी क्वालिटी बना देना, स्टैंडर्डाइज उसको चलाना, ठीक है, वो फीचर उसके अंदर डाल देना, क्वालिटी मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं और इसके गुण के तत्वों को समझिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। थ्योरी आपने पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, केवल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब है क्या, ठीक है। मापन चार्ट के एक्स चार्ट और आर चार्ट को संक्षिप्त में बताइए, ठीक है। हमारा जो मापन चार्ट होता है, मापन चार्ट कहने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट हमारा एक इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल चार्ट के बारे में, तो कंट्रोल चार्ट इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले समझ लीजिए कंट्रोल चार्ट हमारा होता क्या है। कंट्रोल चार्ट एक इस तरीके का चार्ट हम बनाते हैं कि वहां पे एक हमारी फिक्स्ड हमारी मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे कह सकते हैं इसको हम सेंट्रल और मीन एक्स बार लाइन कह सकते हैं। हमारी मीन एक सेंटर लाइन होती है, इस सेंटर लाइन से एक ऊपर वाली लाइन होती है, इस सेंटर से एक नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करने के दौरान आपके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, खराबी आ रही है। खराबी क्या हो रही है, निरंतर खराबी हो रही है या फिर अचानक से एकदम खराब हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ पॉइंट का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ट चार्ट के अनुसार उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट अचानक से बहुत ही ज्यादा हमारा इस लाइन से क्रॉस कर जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक आउट ऑफ स्टेशन कह सकते हैं, एक आउट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसको यहां पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक्स चार्ट और आर चार्ट एक हमारे क्या होते हैं, कंट्रोलिंग चार्ट होते हैं। कंट्रोलिंग चार्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हम इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस चार्ट के बीच अंदर ही होना चाहिए। अपर लाइन और लोअर लाइन
ये अपर लाइन है, ये मेरी लोअर लाइन है। रेड लाइन आपको दिख रही होंगी, ये मेरी अपर लाइन है, ये मेरी लोअर लाइन है। हमारा जो प्रोडक्शन बन रहा है उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो इसके बीच में वेरी करनी चाहिए। अगर मेरा ये बात इसके ऊपर पहुंच जाता है तो समझ जाना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब बन रहा है, या इससे नीचे पहुंच जाता है तो समझ जाना आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो इस वाले कंट्रोल चार्ट जो सेंटर लाइन होनी चाहिए इसके बीच में मिड लाइन में हमारा वेरी करना चाहिए। यहां पे एक्स बार का मतलब क्या होता है, माध्य से अंतर्गत हमारे यहां पे वेरिएबल रखता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संख्याएं हैं, उन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। उसी तरीके से यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन की क्वालिटी जो हमारी है इनको काउंट करके उसको फिर डिवाइड करके हमारा जो समांतर माध्य निकाला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स चार्ट कहलाता है। एक्स चार्ट से समझ जाना कि हमारा क्या स्टूडेंट, हमारा केवल कंट्रोल चार्ट है। कंट्रोल चार्ट का मतलब किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्रीज में हमारे उत्पन्न होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे भाई हमको नहीं पता, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं मशीन में, मेरा एक प्रोडक्ट बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चौथा बनना है तो उसमें वेरिएशन आ रहा है, मतलब उसकी डायमेंशन कम आ रही है, पांच बनना है तो उसकी वेरिएशन डायमेंशन कम आ रही है। तो सीधा क्वालिटी मैनेजमेंट कहां जाएगा स्टूडेंट, हमारा मतलब जाएगा उस वहां पे डिपार्टमेंट में, वहां पे इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन के दौरान मशीन के अंदर वो प्रोग्राम अपने जो टूल है अगर वो घिस चुके हैं या फिर हमारे खराब हो चुके हैं उनको चेंज करेगा, या फिर हमारा प्रोग्रामिंग गलत हो चुका है तो उसको ठीक करने का काम करेगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छे तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो ये सब काम हमारे किसके होते हैं स्टूडेंट, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे काम होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ये किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत हम ये सारे काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 900 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पेपर में हमारा बार बार आ रहा है, ये इसलिए कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई भी कंपनी अपना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहती है, मैं हूं, अगर मैं कोई अभी कंपनी को बनाना चाहता हूं और कंपनी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पे स्टूडेंट इक्विपमेंट मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसको प्रोडक्ट मतलब उसको बनाऊंगा। लेकिन कोई भी प्रोडक्शन अगर बन रहा है वो हमारा इंडस्ट्राइज के मतलब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमारा एफिलिएटेड होना चाहिए। आप स्टूडेंट किसमें पढ़ रहे, यूपी बोर्ड, यूपी पॉलिटेक्निक, बीटीई यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, अगर आपका कॉलेज बीटीई से एफिलिएटेड नहीं है या एआईसीटीई टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है तो उसकी मान्यता बिल्कुल बेकार है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लीजिए, या यदि उसकी मान्यता नहीं है किससे, एआईसीटीई अपना यूनि बोर्ड हमारा टेक्निकल बोर्ड होता है एआईसीटीई, अगर आपका कॉलेज उससे एफिलिएटेड नहीं है तो आपका कॉलेज रद्दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना एक सर्टिफिकेशन लेती हैं किससे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो क्या करते हैं कि हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा मार्केट में अवेलेबल अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो क्वालिटी बन रही है, ठीक है, वो हमारी स्टूडेंट वहां पे स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ISO 9000 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको बता रखा है कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना आना होगा, और इसका एक डायग्राम होता है जिसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है। देखो मान लीजिए कोई सोसाइटी होती है तो सोसाइटी में एक हेड होता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के भी हेड होते हैं, तो एक सारी सोसाइटियों के हेड मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, ISO 900 हमारी क्या है स्टूडेंट, हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड है। मान लीजिए मेरा ये पैमाना, मेरा ये मार्कर बनना है, इसका डायमीटर कितना, सॉरी इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, तो इस डायमेंशन का मार्कर आपको हर प्लेस पर अवेलेबल होगा, हर एक कंट्री में अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हर इंडस्ट्री में जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज हमारा बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे लागत आकलन की परिभाषा दीजिए, इसे क्यों किया जाता है। लागत आकलन का मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, देखो सभी हम किस लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए। आप किस लिए पढ़ रहे हो, विद्या के लिए, जिससे कि आगे चल के आप अपनी कंपनी में जाकर अपने पैसा कमा सकते हो। लोग बाग मार्केट में ठेले वेले दुकान क्यों चला रहे हैं, पैसे के लिए। तो हर इंडस्ट्रीज भी क्या चाहती है, हमको पैसा अच्छा मिलना चाहिए। तो पैसे को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कि पैसे को अच्छे अपनी कंपनी को प्रॉफिट लेवल पर कैसे लिया जा सकता है। तो बेसिकली आप सब लोग देखते होंगे कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी प्रोडक्शन को कर रही है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको मटेरियल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मार्केट में जाता है। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दुकान होती हैं। आप कपड़े खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हो, मार्केट में जाते हो, हर दुकान पर अपना ट्राई करते हो कि किस रेट में कौन सा कपड़ा मिल रहा है, या कह सकते हैं कौन सा अच्छी क्वालिटी का, कौन सा अच्छा डिजाइन का कम रेट में मिल जाए, वहां से मैं अपने कपड़े को ले लूंगा। उसी तरीके से इंडस्ट्री क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, मार्केट में जाती है मटेरियल को खरीदने के लिए। तो वो क्या चाहती है कि मैं वो मटेरियल खरीदूं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसकी कॉस्ट भी कैसी हो स्टूडेंट, हमारी कम हो। तो इस तरीके का मटेरियल को मैं परचेज करना चाहता हूं, उस तरीके के मटेरियल को मैं खरीदना चाहता हूं, सबसे पहली बात।
दूसरी पहली बात हमारी क्या होती है, अपनी मशीनिंग पर जो हमारा वहां पे स्टूडेंट काम कर रहे हैं कि मेरा मैन पावर, अगर मेरा कोई आदमी 30,000 रुपए ले रहा है मशीन पर खड़े होने के 1 महीने के, अगर उसी के द्वारा ऐसा ही काम मुझे दूसरा आदमी कर रहा है, वो ले रहा है मुझसे 15,000 रुपए, तो मैं किसको रखूंगा, 15,000 वाले आदमी को रखूंगा। तो इसलिए अपने मार्केट में बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को, अपनी स्किल को खोते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं क्या कंपनी में क्या कहूंगा, मैं तो भाई 15,000 रुपए वाला लूंगा, 30,000 वाला क्या लूं, वो भी मुझको इतना काम करके दे रहा है, 15,000 वाले मुझको इतना काम करके दे रहा है, तो मैं कौन सा लूंगा, 15,000 वाला लूंगा। तो यहां से मैंने 15,000 बचा लिए, मार्केट मटेरियल से मुझे 15,000 बचा लिए। और दूसरा क्या होगा, अपनी जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं वो एक्यूरेटली एक हमारे अच्छे डायमेंशन में बने, अच्छे आकार में बने, अपनी जो क्वालिटी हम चाहते हैं उसी क्वालिटी में बने, उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी लॉस नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो अगर हमारे इस तरीके से अच्छी चीजें चलती रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉफिट कंडीशन में चले जाएंगे। तो वही क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन होता है कि हम अपनी लागत को कैसे आकलन कर सकें, अपने पैसों को कैसे कैसे बचा सकते हैं, कहां कहां बचा सकते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। अपना क्या होता है इसमें, हमारा लागत आकलन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने पढ़ चुका होगा, केवल यहां पे मैंने पॉइंट बता दिया क्या कि अपने पैसों को कैसे बचाया जा सकता है, वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। उत्पाद की संपूर्ण लागत को संक्षिप्त में समझाइए, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के दौरान जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, क्या कहां कहां पर हमारा खर्चा हो रहा है, उनके बारे में आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है। तो ये सारी थ्योरी का सब्जेक्ट मैंने आपको मैराथन क्लासेस में और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपने हैंड राइटिंग के द्वारा आपको यहां पे बोर्ड पे समझा रखा है, किस तरीके से वहां पे आप इसको लिखकर आ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हमने देखा किसके बारे में, उत्पाद की संपूर्ण लागत को संक्षिप्त में समझाइए, इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे क्या करा, इसके बारे में यहां पे स्टूडेंट डिस्कस करके आना है। देखो, उत्पाद की संपूर्ण लागत, कोई भी क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाता है, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तब वो माइंड में नहीं टकराएगा, तब तक वो उसको पढ़ते रहिए। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप सोचोगे ये तो मैंने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने पढ़ रखा है, केवल आपको उसके तरीके का देखने का नजरिया आपका केवल अलग है। क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ोगे तो अपने आप उसके जो आंसर होंगे ना, अपने आप अपने दिमाग में आने लग जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सारा मैंने पढ़ा रखा है, पेपर में आपके सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो सारे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। केवल क्वेश्चन को क्या कर सकता है, वो घुमा फिरा कर दे सकता है। भाई यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप यहाँ पे डेरिवेशन करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी काटने वाला नहीं होगा अगर आप उससे रिलेटेड लिख कर आओगे, ठीक है, उससे रिलेटेड लिख कर आओगे। क्या आप कहने का मतलब क्या है, आपको पूछा है कंट्रोल चार्ट क्या होता है, आप लिख कर आ रहे हो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, तो उसके थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ पे क्रिएट हमारा हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे सिक्स सिग्मा गुणवत्ता स्तर का उल्लेख कीजिए। देखो आपका पेपर है, ठीक है, सेकंड मीटिंग में आपका पेपर है, यहां पे मैं चाहूंगा कि आपको जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को एक बार रिपीट करवा दूं, किस तरीके से आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिवीजन आप कर चुके होंगे, लेकिन इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से स्टूडेंट रिवीजन कर लेना। साथ के साथ जो आपने स्टूडेंट इसके इन क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे उनको भी पढ़ना, ठीक है। मैं ही नहीं कह रहा उनको पढ़ना, उनको भी पढ़ना। तो सबको एक पॉइंट यहां पे समझ लेना कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हर क्वेश्चन के एक एक पॉइंट समझ लेना, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में जाकर, आपके पास इतना समय में नहीं होता कि एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आप यहां पे लिख सकते हो। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल पाएंगे। ये नहीं आपने पहला क्वेश्चन 20 पेज का कर दिया तो आपको केवल वहां पे 5 नंबर ही मिलेंगे, आपको 50 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन को करोगे तभी आपको वहां पे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे सिक्स सिग्मा गुणवत्ता स्तर का उल्लेख कीजिए। सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है, सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्शन की, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इसकी अपनी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिक्स सिग्मा हमारा कहलाएगा। और सिक्स सिग्मा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर कि सिक्स सिग्मा हमारा किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया किसके बारे में, कि हमारा जो भी मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के दौरान जो भी हमारे तो प्रोडक्शन करने के दौरान जो भी हमारे यहां पे जो भी हमारी कमियां आ रही हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सिक्स सिग्मा के अंतर्गत आता है। इसका एक डायग्राम है, डायग्राम में आपको बना देता हूं कि किस तरीके से हमारा सिक्स सिग्मा जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा का मतलब हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा सिक्स सिग्मा का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज में अपने जो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो उत्पाद है, प्रक्रिया है, सेवाएं हैं, उनमें जो भी दोष हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सिक्स सिग्मा के अंतर्गत हम कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा के अंतर्गत हम उसको स्टूडेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक डायग्राम
बनाकर आना होगा। वो डायग्राम किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सिक्स सिग्मा के अंदर। पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे मैं ब्लॉक बना देता हूं इस तरीके से। चलो मैं एक मिनट रुक जाइए, पहले लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पे हमारा क्या होता है, डिफाइन होता है, एक डीमैक होता है, इसको याद रख लेना। डीमैक, डीमैक हमारे कोड वर्ड है, ठीक है। डीमैक हमारे कोड वर्ड DMAIC। तो डीमैक क्या होता है, हमारा डीमैक होता है। डीमैक का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, हमारा यहां पे बात करेंगे डिफाइन। दिस इज द डिफाइन और दिस इज द मेजर, एंड दिस इज ए से हम अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ए हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एनालाइज होगा, दैट इज द एनालाइज, ठीक है। इसको हम एनालाइज यहां पे लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं इसको, एनालाइज करना। इसके बाद इसका इंस्पेक्शन करना, और उसके बाद हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कंट्रोल होता है, दैट इज द कंट्रोल हमारा होता है। इसको एक एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा, पहला डी होगा, डी के बाद हम जाएंगे किसमें, एम में जाएंगे, और एम के बाद हम जाएंगे किसमें, ए में जाएंगे, और ए के बाद जाएंगे किसमें, आई में जाएंगे, और आई के बाद जाएंगे अपना सी में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, डिफाइन कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो कहने का मतलब क्या है कि हम मशीन चला रहे हैं प्रोसेसिंग के अंतर्गत, या उत्पाद में जो हमारी परेशानी आ रही है, जो भी दोष आ रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको ये वाले स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फॉलो करके हम अपनी क्वालिटी को अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज में होने वाले जो भी हमारे दोष हैं, प्रोडक्शन में, प्रोसेस में जो भी हमारे दोष हैं, उनको खत्म करने की हमारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपनी जो भी परेशानी है उसको डिफाइन करना, परिभाषित करना। भाई अपनी परेशानी को किसी दूसरे बंदे को नहीं बताऊंगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं परेशान हूं, ठीक है। अब मेरी परेशानी को कैसे वो खत्म करने वाला है, या उसको सोल्व आउट कैसे करने वाला है, जब तक मैं अपनी परेशानी को किसी को बताऊंगा नहीं। तो स्टूडेंट, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी आती हो, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो आपका जो क्लोजली फ्रेंड है उसको अपनी परेशानी को शेयर करें, ताकि वो आपकी परेशानी आपसे थोड़ी कम हो जाए, आधी परेशानी आपके दोस्त के ऊपर चली जाए, ठीक है। ताकि वो क्या करेगा, उस परेशानी का सोल्व कर सकता है। अगर आप अपनी परेशानी को अपने अंदर ही रख के चले जाते हो, तो आप एक चिंता के अनुसार, कहते हैं ना, चिंता चिता से बदतर होती है। अगर आप चिंता करने लग जाओगे तो आपकी जीवन बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो जिंदगी में खुश रहना सीखिए। कुछ नहीं रखा, अकेले आए थे और अकेले ही यहां पे जाने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो भी मिल रहा है उसको अच्छे तरीके से करते चाहिए। अच्छा काम करिए तो अच्छा फल मिलेगा, गलत काम करोगे तो गलत फल मिलेगा। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तब भी लोग वाह क्या करते हैं, गलत काम करके अपना गलत परिणाम लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे, डिफाइन करना, अपने परेशानी को डिफाइन करना कि उत्पादन में, प्रोसेस में क्या क्या हमारी कमियां आ रही हैं, उन कमियों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद उसका मेजरमेंट करना। भाई मान लीजिए मेरा मार्कर 10 सेंटीमीटर का था, कितने का बनना है, 9.8 का बनना है। मैंने यहां पे क्या करा, उसका मेजरमेंट करा, मेजरमेंट करके मुझे परेशानी का पता चल गया कि मेरे यहां पे प्रोडक्शन में कमी आ रही है, या मेरे टूल में कमी है, या फिर अपने प्रोसेस में मेरी कमी है, उसको यहां पे जाकर उसको सुधार करना है। एनालाइसिस करना, एनालाइसिस का मतलब उसको एनालाइसिस करना, उसको विश्लेषण करना कि क्या कमी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। उसका इंस्पेक्शन करना, उसके बाद क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करना, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो केवल कहने का पूरा पांचों का मतलब मेरा यही है कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट बनना है और प्रोडक्ट बनने के दौरान उसमें खराबी आ रही है, उसमें दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उस दोष की कमी को कैसे पहचानना, और पहचानने के बाद उसको कैसे दूर करना, और दूर करने के बाद उसको किस तरीके से सुधार करना, वो सब हमारा क्या कहलाता है, सिक्स सिग्मा के अंतर्गत आता है। और सिक्स सिग्मा जो भी बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, या कोई भी इंडस्ट्री है, वो सब क्या करती है, सिक्स सिग्मा के रूल को फॉलो करती है, जिसके कारण अपने प्रोडक्शन में, उत्पादन में होने वाली जो हमारी स्टूडेंट कमियां हैं, दोष हैं, उनको दूर करने का काम करती है। अगर देखो, ये प्रोसेस क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि हमको प्रॉफिट में जाए। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती मैं लॉस में जाऊं, सारी कंपनी चाहती है मुझे प्रॉफिट होना, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट तभी होता है जब सारे काम एक कंटिन्यूअस और एक सेगमेंटल में कंडीशन में होने चाहिए, एक कंटिन्यूअस वे में और अच्छे तरीके से हमारे होने चाहिए, ठीक है। भाई ये नहीं कि हमारी मशीन 10 चल रही है, 9 बंदे आ रहे हैं, 8 बंदे आ रहे हैं, 2 मशीन हमारी बंद पड़ी है, तो उससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन बना रहे हैं, हमारा पावर भी जा रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कोई भी ठेले वाला है, ठीक है, कोई दुकान वाला है, दुकान वाला समोसे बना रहा है, अगर वो समोसे बेकार बना रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कॉस्ट वो लगा रहा है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा। एक ठेले वाला, एक दुकान वाला है जो समोसे बना रहा है, उसके समोसे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हमको डिपेंड होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वहां पे स्टूडेंट उसको 100% प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए स्टूडेंट, अपना इसको कंट्रोल करके लेकर चलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन के आंसर,
क्वेश्चन के आंसर मैराथन क्लासेस में और स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में मैंने करा रखे हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्टूडेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट करा रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है। आपको इसके बाद एक रिवीजन करने का भी टाइम मैं देना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद क्लासेस के बाद अपना एक रिवीजन दोबारा कर लेना, जिन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेना, तो आपको स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे याद होने वाला। ओके स्टूडेंट, तो बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, 6 हमारा हो गया अनुरक्षण, मेंटेनेंस किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य को समझाइए। मेंटेनेंस का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैराथन क्लासेस में मैंने करा रखा है। इसका पॉइंट मैं बता देता हूं, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अपनी चीजों को किस तरीके से मरम्मत की जा सकती है। मरम्मत करना, हिंदी में इसको मरम्मत के नाम से भी जाना जा सकता है, रख रखाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, देखो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन है, कोई भी आदमी है, ठीक है, आप हो, हम है, ह्यूमन वैल्यू है, एक साल में एक ना एक बार तो बीमार पड़ते हैं। बेसिकली नॉर्मली मैं अगर जनरल लाइफ में कहूं तो एक ना एक बार तो हम बीमार पड़ते हैं। बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार इसलिए पड़ते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। बीमार किसलिए पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। जब आप बीमार होते हो तो बीमार में क्या आप दौड़ लगाते हो, काम करते हो, नहीं, एक बेड पर आसानी से लेटे रहते हो। तो हर बॉडी या हर मशीन ये चाहती है कि मैं अपना रेस्ट कंडीशन में मुझको होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मशीनों को मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मशीनों की देखभाल करना, उनका रख रखाव करना, वो मेंटेनेंस के अंतर्गत हमारा आता है। तो मेंटेनेंस एक शेड्यूलिंग टाइम के अकॉर्डिंग, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, एक मतलब हाफ अर्ली के अकॉर्डिंग, डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग प्लानिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं, मशीनों का मेंटेनेंस करते हैं। मान लीजिए दिन में हमारी 2 शिफ्टें चलनी है, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट चलती है, उसमें हमारा ओवर टाइमिंग होकर 2 घंटे 3 घंटे हो जाता है। तो बेसिकली 1 घंटा तो मशीन को रेस्ट करने की कंडीशन हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, 1 घंटा मशीन को रेस्ट करने की चांसेस हमको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्टेबल कंडीशन में आ जाए, एक न्यू मशीन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंटेनेंस का ये होता है कि मेंटेनेंस का मतलब हमारा इंपोर्टेंस रखता है। मेंटेनेंस का मतलब हमारा इंपोर्टेंस रखता है कि मशीन में उपयोग होने वाले जो हमारे टूल्स हैं वो घिसे पीटे तो नहीं है, वहां पे उनके लिए लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं है, क्या पे वहां पे घर्षण पैदा तो नहीं हो रहा है। उन सभी चीजों को, मशीनों की देखभाल करना हमारा मेंटेनेंस का काम होता है। और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से इसको डिफाइन करना है, मैंने आपको समझा रखा है, वहां पे आप इसको अच्छी भली बात ही समझ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अनुरक्षण किसे कहते हैं और इसको उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य देखो, उसका पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं मशीनों की देखभाल, ये आपको पता होना चाहिए। मशीनों की देखभाल क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट जो उत्पादन हो रहा है उसको अच्छी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमारी कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज के नाम को बढ़ाने के लिए, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये सारे हमारे क्या पर्पस है, उद्देश्य हैं, इनको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखकर आना होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हर एक क्वेश्चन की पहली लाइन या दूसरी लाइन आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखकर ही आनी है। अनुरक्षण का महत्व है कि अपनी मशीनों की अच्छे से देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना, इसका मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। पहली लाइन आपको इस तरीके से लिखकर आनी होगी, हर क्वेश्चन की उससे रिलेटेड आपको 1 या 2 लाइन इस तरीके से लिखकर आनी होगी। क्योंकि स्टूडेंट देखो, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, क्योंकि कॉपी में आपने देखा होगा, कॉपी में जो बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट है उसके भी नंबर 40 आ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ के भी नहीं गया वो उसके भी नंबर 40 आ रहे हैं। तो वहां पे वैल्यूएशन इसका ये नहीं है कि मतलब कुछ उलट पुलट हो जाता है, बट लेकिन आपको ये नहीं, पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आता है तो ठीक है, अच्छा आता है तो उसको अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो आपको स्टूडेंट सभी क्वेश्चन पर समय देना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को करके आओगे। ठीक है, बच्चे कह रहे थे सर ऑटोमोबाइल का पेपर तो अच्छा आया था लेकिन हमारे क्वेश्चन छूट गए थे। क्वेश्चन इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि आप एक क्वेश्चन पे ही सारा टाइम दे देते हो। भाई सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को करना है, आपको सभी क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना कौन सा है, जो आपको अच्छा आता हो। अच्छा क्वेश्चन जो आ रहा है सबसे पहले उसी को करना। ये टेक्नोलॉजी है, एक मेथोडोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को करना जो आपको सबसे अच्छा आता है। सबसे अच्छे आने का मतलब उसका डायग्राम भी पता है, उसकी डेफिनेशन भी पता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करो। पेपर में ये नहीं लिखा होता पहले आपको पहले क्वेश्चन करना है, दूसरा दूसरे करना है। आप किसी भी अरेंजमेंट में कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो कर रहे हो उसका क्वेश्चन आपको लिख कर आना होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन डालते नहीं है, आंसर लिख देते हैं, बस सीधा आंसर ANS आंसर, ना ये पता तीसरे का, चौथे का, पांचवे का है। वहां पे आपका क्वेश्चन कटने की चांसेस हमारी रहती है। तो इस तरीके की गलती कभी भी मत कर आना। ठीक है स्टूडेंट, निर्माण उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्य तथा इसके महत्व को समझाइए। जो निर्माण के उपकरण होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हमारे मतलब जो भी हमारे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, निर्माण उपकरण का मतलब कोई भी प्रोडक्शन को बना रही है। देखो सारा ही
स्टार्टिंग से कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और एंड पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट खत्म होगा ये, ठीक है, ध्यान देना। तो हर इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं भाई, हमारा प्रोडक्शन है, प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, इंस्पेक्शन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयर क्या होता है। अब कंपनी के बाद जो भी टॉपिक आएगा जिसमें हम पोल्यूशन की बात करते हैं वो भी बाद में बात करेंगे। तो निर्माण उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्य है तथा इसके महत्व को समझाइए। निर्माण उपकरण मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज में या किसी मशीन में, मशीन जो हमारी मशीन होती है, मशीन में हमारे उपकरण होते हैं जिसके द्वारा कोई भी प्रोडक्शन को किया जा सकता है, उसको किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, उसको किस तरीके से उसको रखा जा सकता है, उनके सब चीजों को यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना चाहिए, देखभाल उसको रखना चाहिए। एज एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाने के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो स्टूडेंट, बाइक को चलाने से पहले क्या क्या टेस्टिंग करते हो भाई, टायरों में हवा है या नहीं है, ब्रेक अच्छी तरीके से लग रही है नहीं है, तेल है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में देखते हो तब अपनी बाइक को चलाते हो। बेसिकली लोग बाइक इस तरीके से लेके चले जाते हैं, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो रास्ते में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए कि उत्पादन करने से पहले इन मशीन के अंदर जो भी हमारे उपकरण है, यहाँ पे जो भी जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारी चीजें हैं उनको वो सही है या गलत है उनका अनुरक्षण करना, उसका इंस्पेक्शन करना, वो हमारे इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ओके, हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट बन के मैंने प्रोडक्ट बना के उसको इधर की तरफ फेंक दिया, वहां पे नमी के कारण या अपने आर्द्रता के कारण या पानी के कारण उसके ऊपर जंग लग रहा है, वो खराब हो रहा है, उसकी भी देखभाल करना मेंटेनेंस वालों का काम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपने निर्माण उपकरण जो भी होते हैं, या तो टूल होते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उसकी रखरखाव कैसे कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में यहां पे लिख सकते हो, ज्यादा हार्डी ये टॉपिक हमारा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कारखाना अधिनियम हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन होता है। कारखाना बेसिकली इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता, कहने का मतलब क्या है, बहुत ही जनरल लाइफ में होता है भाई। कारखाना है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे लोग बाग काम करते हैं, काम करने के दौरान उनको पता होता है कि वहां पे कितने घंटे की ड्यूटी चलती है। वो क्या आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई भी वर्कर है और वर्कर कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी के अंदर मान लीजिए उसका इंसिडेंटली कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है। क्यों? क्योंकि लीगल लिखा हुआ है, ये हमारा लीगल लिखा हुआ है कि वर्कर केवल एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम कराना, अगर आप उससे ज्यादा काम कराओगे तो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे लीगल काम है जो हमारे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक हफ्ते में केवल कितने घंटे, मतलब 6 दिन का काम होना, 6 दिन काम कराते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, एक हफ्ते में केवल 6 दिन का काम कराती है। अगर वो 7 दिन का काम कराती है वो इलीगल काम आपको करा रही है, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान देना। कारखाने के अधिनियम के अंतर्गत हमारी ये सब चीजें आती हैं, जैसे कि आपके पानी की व्यवस्था उचित मात्रा में होनी चाहिए, आपके अपना रेस्ट करने की व्यवस्था आपकी उचित मात्रा में होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था आपकी उचित मात्रा में होनी चाहिए, आपका जो शेड्यूलिंग है, आपका जो टाइम टेबल, काम करने के जो घंटे वो आपके उचित मात्रा में होना चाहिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो भी है वो अपने कंपनी उसके ऊपर उठाएगा, आपकी जो सैलरी है, सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सैलरी मिल रही है वो मानक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी होती है। आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा कि कुछ कंपनियां होती हैं तो कंपनी में 2 टाइप की हमारी जॉब होती है, एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, एक हमारी परमानेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब क्या होता है, आज के दिन की झाड़ी में देता हूं केवल आपको, उसमें क्या होता है, एक दिन की झाड़ी के पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन जो हमारी परमानेंट जॉब होती है वो महीने के हिसाब से आपको स्टूडेंट सैलरी मिलती है। जो बंदा परमानेंटली कंपनी में काम करता रहता है उसको अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आता है उसको सैलरी उसके एक दिन के झाड़ी के अनुसार ही मिलती है। 14,000 15,000 मिल रही तो 14,000 15,000 उसकी सैलरी होने वाली है। अगर वो परमानेंटली अगर कंपनी में मतलब स्टेबिट हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है, या कंपनी में स्टूडेंट हमारा उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो उसके अनुसार उसको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। और कंपनी कभी भी उस बंदे को विदाउट एनी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको निकाल नहीं सकता। ये नहीं कि आज मैंने काम करा लिया अगले दिन उसको कह दूंगा भैया कल से मत आना, तेरी नौकरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। उसको टाइम पीरियड देना पड़ता है। अगर कोई भी बंदा कंपनी में काम कर रहा है तो काम करने के दौरान अगर उसको निकालना होगा या उसको जाना होगा, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि सर मैं इतनी तारीख से नहीं आने वाला, या मैं 1 तारीख से अपना काम छोड़ रहा हूं, या कंपनी उसको नोटिस दे देगी भैया 1 महीने बाद आप कहीं और देख लेना, हमने आपको नोटिस दे दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो हमारी नौकरियां होती है उसको क्या करते हैं, आज उसने काम करा कल उसको भगा दिया, परसों को कोई तीसरा आ गया, चौथे दिन कोई दूसरा आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है, वो एक हमारा इलीगल काम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा रखा है मैराथन क्लासेस में कि किस तरीके से कारखाने अधिनियम हमारे होते हैं, उसको कैसे स्टूडेंट कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट 1981 का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, आप लोग देख पाते होंगे उससे निकलने वाला जो हमारा प्रदूषण होता है वो हमारे लिए, हमारे जलवायु के लिए, हमारे जीव जंतु के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है।
तो उसको स्टूडेंट ध्यान में रखते हुए हमारे क्या हुए, हमारे एक्ट बनाए गए, हमारे कानून नियम बनाए गए, जिसके अनुसार हमको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहे मतलब गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर आपको प्रदूषण जब आपका पोल्यूशन लाइसेंस होता है अगर आपका बना नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका चालान काट देते हैं पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि उसका एक हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, हमारा एक सर्टिफिकेट मिलता है पोल्यूशन का, जिसके अनुसार हम अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ चला सकते हैं, अपने रोड पर चला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब क्या है, हर इंडस्ट्रीज में बनने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनसे जहरीली गैसें निकलती हैं, उनसे हमारे प्रदूषित पानी निकलता है, हमारी मृदा सोल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा कहीं पर अगर हमारा कस्बा है, कहीं पर हमारे स्टूडेंट कहां पे, कहीं पर हमारा मान लीजिए कहीं पे हमारा कह सकते हैं बसावत है, बसावत के अकॉर्डिंग वहां पे लोग बाग रह रहे हैं, लोग बाग रहने के दौरान उनको क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या प्रदूषण को देखना पड़ता है। मशीन मतलब इंडस्ट्रीज में मशीन चलनी है तो उसकी आवाज के अनुसार हमारी परेशानी होती है, जनरेटर चलना, मशीन चलना, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, उसके कारण हमारे आसपास के जो व्यक्ति रहते हैं उनको रह पाना दुर्भर हो जाता है। इंडस्ट्री से निकलने वाली जो हमारी गैसेस होती है वो काफी ज्यादा हमारे हानिकारक होती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रदूषण, हमारा कहने मतलब क्या है, हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है। उससे निकलने वाला जो पानी है, आप कभी देखना कि अगर आसपास में कहीं पर आप जाना कहीं माउंटेन हिल्स पर, माउंटेन हिल्स पर कोई कंपनी नहीं होती, लेकिन वहां से जो आने वाला पानी होता है बिल्कुल आपको प्योर फिल्टर पानी मिलेगा। जितना फिल्टर आपका आरओ का पानी नहीं होता उतना फिल्टर वहां पे आप माउंटेन हिल्स से, पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी आता है इतना ज्यादा फिल्टर पाया जाता है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों में आप जाओगे तो मैदानी इलाकों में जो आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, अगर वहां से आप हैंडपंप से पानी निकालते हो तो पानी वहां से कितना बहुत ही ज्यादा गंदा प्रदूषित पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कंपनी का, हमारे इंडस्ट्रीज का जो कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला जो पानी होता है वो कहां जाता है, नहर नालों में जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पानी मिलता है। तो ये हमारा क्या बनाया गया, कानून नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत हमको इनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट पढ़कर पढ़नी है। ठीक है। तो कानून, एयर पोल्यूशन पढ़ना है और अपना एयर पोल्यूशन पढ़ना और वाटर पोल्यूशन पढ़ना, इनको पढ़ के जाना, और दूसरा यहाँ पे कारखाना जो अधिनियम है उसको पढ़ के जाना। ये आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट ये वाले जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो एयर पोल्यूशन में हमारे कौन कौन से हमारे जो कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पर अगर आ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में स्टूडेंट, एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन में मोस्टली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो एयर पोल्यूशन जैसे कि हमारा एयर पोल्यूटेंट होते हैं। एयर पोल्यूटेंट का मतलब जो वायु, मतलब हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एयर पोल्यूटेंट है, प्रदूषक हैं, उनका वायुमंडल में मिल जाना, हमारी गैसों में मिल जाना, क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा एयर पोल्यूशन हमारा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग हमारे अप्रूव्ड अप्लायंस होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे सर्टिफिकेट हैं, हमारी कंपनी मैंने बना ली, स्टेब्लिश कर ली, लेकिन अगर वो हमारे कानून के अकॉर्डिंग हमारी एस्टेब्लिश नहीं है, कह सकते हैं वो एफिलिएटेड नहीं है, तो हम उस कंपनी को चला नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा अवैध निर्माण, ये कह सकते हैं अवैध निर्माण करना या अवैध फैक्ट्रियां चलना, उनका नाम अवैध क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो एफिलिएटेड नहीं होती हैं, बिना नियम के अनुसार, बिना कानून के अनुसार वो क्या कर रही है, चलाई जा रही हैं। उसके अनुसार वहां पे क्या करते हैं पुलिस वाले, जो भी आपके जो जिलाधिकारी होते हैं, वहां पे उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हमको क्या करना चाहिए, अप्रूव्ड फ्यूल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं, जो भी ईंधन का हम उपयोग कर रहे हैं, वो ईंधन हमारा एफिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप भट्टी में आग लगा रहे हैं और भट्टी में आग लगाने के लिए अपने प्लास्टिक का यूज कर लिया या पिन्नी का यूज कर लिया, वो हमारे लिए प्लास्टिक जो होता है प्रदूषण को, हमारे जो एयर पोल्यूशन होता है उसको बहुत ही ज्यादा क्या करता है, हमारा प्रदूषण करता है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में होने वाले जो हमारे फ्यूल होते हैं वो हमारे एफिलेटेड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी हम उनका क्या करेंगे, वहां पे यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे ऑटोमोबाइल का। जैसा कि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल का अर्थ है किसी वाहन को आंतरिक दहन इंजन द्वारा या ईंधन जलाने से इस तरह के वाहन को चलाने के लिए शक्ति पैदा करने की किसी विधि द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो आप गाड़ियां वगैरह चला रहे हो, गाड़ियां चलाने के दौरान जो इंजन से निकलने वाला आपका जो धुआं होता है वो बहुत ही ज्यादा हमारे सेहत के लिए, पर्यावरण के बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और कौन सा धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसेस हमारे इंजन से निकलती हैं। वो मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कैटालिटिक कन्वर्टर के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे आपको पढ़ा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो हमारा वायु प्रदूषण की रोकथाम का मतलब समझ चुके हो भाई। एयर पोल्यूशन तो आपने पढ़ चुका होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिखना है। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट, हमारा एक एक्ट बनाया गया, एक हमारा कानून बनाया गया 1981 में, उसके संक्षिप्त वर्णन में आपको यहाँ पर लिखना है। वो मोस्टली आपके बुक में जहां भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, वहां पे आपने यहाँ पे देख सकता है। तो 1981 में कौन कौन से यहाँ पे कानून बनाए गए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाला जो हमारा एयर
जो हमारा वायु प्रदूषक होता है उसको कैसे करना चाहिए, वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। और दूसरा अनुमूर्ति हमारा ईंधन, ईंधन हमारा कैसा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल हमारा कैसा होना चाहिए, चिमनी हमारी लगी होनी चाहिए। ये नहीं कहने का मतलब, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों के ऊपर हमारी चिमनी लगी होती है, उन चिमनियों की हाइट इतनी ऊंची रखनी चाहिए ताकि चिमनी से निकलने वाली जो हमारी गैसेस हैं वो ऊपर वाली लेयर में जाने चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली लेयर में जाने का कहने का मतलब क्या है, ऊपर ही वो रहनी चाहिए, नीचे हमारी नहीं आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आपने देखा होगा कहीं पे एनटीपीसी, आपने देखा होगा जहां पे थर्मल पावर प्लांट हमारा लगा होता है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में दो बहुत बड़ी बड़ी, अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा गाजियाबाद एक दादरी है, एक छोटी सिटी है, वहां पे एनटीपीसी है, जहां पे हम स्टूडेंट थर्मल पावर प्लांट है, जहां पे पानी के द्वारा या स्टीम के द्वारा बिजली को पैदा किया जाता है, ठीक है। तो स्टीम का मतलब पानी को गर्म करेंगे, गर्म करके जब स्टीम बनेगा तो गर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो ईंधन से निकलने वाले जो धुएं हैं उनको कैसे स्टूडेंट हमको यूटिलाइज करना चाहिए। तो चिमनी में एक तरीके का हमारा वहां पे रेडियो एक्टिव कह सकते हैं, हमारा इस केमिकल कंपोजिशन का एक डिवाइस लगा होता है जो क्या करता है, चिमनी से निकलने वाली जो हानिकारक गैसेज होती हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद जो निकलने वाली जो गैसेज होती है, धुआं तो वही निकलता है, तो धुआं निकलने के बाद उसकी चिमनी की जो हाइट होती है उसको हाइट को इतना ऊंचा बनाया जाता है ताकि वो जो हमारी एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाए, वायुमंडल की तरफ जाए, नीचे की तरफ ना आ पाए। आप लोग देख पाते होंगे जो ईंट के भट्टे होते हैं, तो ईंट के भट्टे में इतनी ऊंची चिमनी क्यों बनाई जाती है, इतना कोस्ट क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम भट्टे में ईंधन जलाते हैं, आग जलाते हैं, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो ऊंचाई तक जाए, ऊंचाई तक जाने के बाद बाहर की तरफ हमारा चला जाए, वो निचली सतह पर नहीं आए। अगर वो धुआं निचली सतह पर आएगा, हमारी साग सब्जी है, जीव जंतु हैं, हमारे पानी है, सोइल है, हम ह्यूमन वैल्यू है, हमको क्या करेगा, हानिकारक करेगा। तो चिमनी भी बहुत ज्यादा हमारा इंपोर्टेंस हमारा रखता है, ठीक है। तो चिमनी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, वायु प्रदूषक हो गया। बात कर सकते हैं उत्सर्जन के बारे में, इमेशन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, इमेशन के बारे में। इमेशन मतलब उत्सर्जन होना, कि हमारे धुएं से कौन कौन से हमारे केमिकल उत्सर्जन हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में भी यहां पे हमारा एक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया स्टूडेंट, हमारा एक्ट बनाया गया है। जैसा कि मैंने देखा ऑटोमोबाइल में हमारा क्या लगा हुआ, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि इंजन से निकलने वाली जो हमारी दग्ध गैसें होती हैं, जो विषैली गैसें होती हैं, उनको कैसे कम प्रदूषण किया जाए, वो काम कौन करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर काम हमारा करता है, जिसके द्वारा जब कैटालिटिक कन्वर्टर से हमारी जो गैसें बाहर की तरफ निकलती हैं, दैट इज द कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी, ये गैसेस हमारी बाहर की तरफ निकलती हैं जो हमारे वातावरण को कम प्रदूषित करती हैं। तो वहां पे ऑटोमोबाइल में हमने क्या यूज किया, कैटालिटिक कन्वर्टर हमने यूज किया, और इंडस्ट्रीज में हम क्या करेंगे, चिमनी का यूज करेंगे, और चिमनी के अंदर हमारा एक केमिकल, एक हमारा एक तरीके का डिवाइस होता है, वो अभी नाम मुझको एक्यूरेटली नहीं पता है, जो क्या करता है कि हमारे जो वहां से ईंधन जलाने के बाद देखो, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वहां पे कोयले को जलाते हैं, तो कोयले से हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हमारी ज्यादातर निकलती है। उसको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो गैसेस है अगर हमारे ऊपर इफेक्ट है, बहुत ज्यादा हानिकारक हमारे ह्यूमन वैल्यू की होती है, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, वो हमारे वहां पे चिमनी के द्वारा उसको सैटेलाइज करके उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करना है। नवीनतम वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन कीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कर्मचारी होते हैं, जो हमारे वर्कर होते हैं, उसका एलआईसी जो बीमा होता है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमारा होता है, वो बेसिकली एक तरीके का हमारा अलग है। लेकिन यहां पे बात करें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के क्या क्या हमारे लाभ हो सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो, वर्कर का काम करते हो, आपने देखा होगा आपका पीएफ कटता है। पीएफ क्यों कटता है, ताकि आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट हम ले लें, और जब आप कंपनी को छोड़ के जाओ तब हम एक अमाउंट में आपको सैलरी दे सके, एक बोनस के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं आपको एक पेंशन के अकॉर्डिंग वो सैलरी हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो हर बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे आपको पीएफ कटता है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप किसी भी, या 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर आप नौकरी को छोड़ के जाते हो, तो आपको जो पीएफ जितना कट रहा है वो एक साथ आपको वहां पे मिल जाए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी जीवन को व्यवस्थित रूप से आप चला सकते हो। ठीक है, एक कहने का मतलब आपको एक पेंशन तरीके से वो दे देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ये जीवन बीमा हमारे होते हैं, कह सकते हैं हमारे, कह सकते हैं राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत ये सारे कानून हमारे बनाए गए हैं। इंडस्ट्री कंपनी को एस्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं होता, सबसे ज्यादा इसको एफिलिएटेड करना पड़ता है, तभी हमारी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंट्रोल, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मैंने स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को यहाँ पे स्टूडेंट आपको तो एक एक लाइन में आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता रखा है। आप इसकी मैराथन क्लासेस आपने देख ली होगी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप स्टूडेंट जो भी आपके पास नोट्स बने हुए हैं, जो हमारे क्लासेस के नोट्स बने हुए हैं, उनको या फिर अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स को बना रखा है, उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, और उस ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए, केवल छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा पढ़ना नहीं, और मैं बता रहा हूं पेपर से 1 घंटा पहले अपने माइंड को रेस्ट देना। ठीक है, ये नहीं कि पेपर देने जा रहे हो तो पढ़ते जा रहे हो, या फिर वहां भी पढ़ रहे हो। देखो
अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन 100% आने वाला है तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। पर बेसिकली अपने हेल्थ को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लिया आप पूरी रात पढ़ रहे हो, पूरी रात सोए नहीं हो और अब भी पढ़ रहे हो और पेपर में जाकर आप वहां पे सो गए तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमको अपनी हेल्थ को भी स्टूडेंट अपना ध्यान में रखना चाहिए, हमको अपने माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। आप समझते होंगे ना कि यार मुझको मैंने तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि आपने घुटमुट करके सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया। तो स्टूडेंट पेपर से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले अपने माइंड को रेस्ट जरूर देना ताकि आपका माइंड एक रेस्ट कंडीशन में अच्छे तरीके से आपका काम करे। और मेरा आपके साथ स्टूडेंट मेरा लक्ष्य ये होगा कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाए और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए और सभी स्टूडेंट अपने पेपर में अच्छे तरीके से लिख आए। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए ऑल द बेस्ट, अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करना और पेपर को अच्छे से देकर आना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।